सबसे पहले मैं आपको पानी में पिलाई जाने वाली वैक्सीन का तरीक़ाकार बता दूं, फिर उसके बाद गंबोरों की वैक्सीन की बात करेंगे तफसील से। सबसे पहले आपने वाल बंद करने हैं, टैंकी में आपने पानी डालना है जितना आपको मतलूबा मिकदार में चाहिए। इसके बाद आपने दूध लेना है और दूध को आपने मतलूबा मिकदार में मिक्स करना है। छोटे छोटे से आप बर्तन ले लें। बर्तन याद रखना है अपने प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए। अगर आपने लोहे का बर्तन लिया तो उसमें वैक्सीन की जो वायबिलिटी है, वैक्सीन की जो असर पजीरी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी वैक्सीन सही तरह से आपके चूज़ों के ऊपर असर नहीं करेगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो जिस टेम्परेचर पे आपने वैक्सीन ला के आपने फार्म पे रखी है वो टेम्परेचर उसका 2 से 8 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, ना 8 से ऊपर हो ना 2 से नीचे हो। इसके अलावा आप वैक्सीन को चेक करेंगे कि आपके पास जो वैक्सीन आई है इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, ये तैयार कब हुई थी, इसका टेम्परेचर क्या है, ये किस कंपनी की है, इसका लॉट नंबर क्या है, सारी डिटेल आप उसकी देखेंगे। डिटेल सारी देखने के बाद इसके अलावा आप दूध के साथ साथ अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है, तो आप नीली टिक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम वाटर स्टेबलाइज़र कहते हैं, यानी वाटर डीक्लोरिनेशन ये टैबलेट होती है। क्लोरीन ही एक ऐसी चीज़ है जो वैक्सीन के असर को ज़ायल कर सकती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि किसी भी इलाके का पानी हो, जब हम वैक्सीन मिक्स करें उस पानी में, तो उस पानी में क्लोरीन की मिकदार नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए या हम दूध इस्तेमाल करते हैं या उसके अंदर हम नीली टिक्की इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आपने इन पानी के ये जो आपने डोल रखे हुए छोटे छोटे, जिनमें आपने पहले दूध डाला, फिर आपने इसके अंदर वैक्सीन मिक्स की। अब आपने ये सारा जो बड़ी एहतियात के साथ इसको आपने वायल्स को खोलना है। वायल आप इस डोल के अंदर प्लास्टिक के बर्तन के अंदर ले जाके वायल खोलेंगे। वायल खोल के अच्छी तरह से मिक्स करके आप उसमें से जो शीशी है, जो वायल है, वो बाहर निकाल लेंगे। उसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो भी बाहर निकाल लेंगे और इस सारे मटेरियल को आप बाहर ले जाके कहीं पे आप जला देंगे। इसके बाद आप ये जो मिक्सचर आपने वैक्सीन वाला बनाया है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे अपने वाटर टैंक्स में, टैंकियों के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद आप पानी को चला देंगे ताकि चूज़े उसमें से पानी पिएँ। तो मैं बात कर रहा था गंबोरों के वाले से। गंबोरों का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है आपके बर्ड्स को 28 से लेके 39-40 दिनों के दरमियान में। 11 दिन जैसे ही बर्ड के 11 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, 12वें दिन से बर्ड के अंदर बरसा बनना शुरू हो जाता है। अगर फार्मर्स को पता ना हो कि बरसा क्या चीज़ है तो मैं बताता चलूँ कि जहाँ से बर्ड बीट करता है और जहाँ पे उसकी वेंट होती है उससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन पे आएँ तो एक गोल सा एक साहत होती है, एक गोल सा उज़्व होता है चूज़ों के अंदर। वो आस्ता आस्ता फलना फूलना शुरू हो जाता है। यहाँ से चूज़ों की इम्यूनिटी बनना शुरू होती है, क़ुव्वत मदाफ़त बनना शुरू होती है। इसके अलावा चूज़ों के थायराइड ग्लैंड साइड पे होते हैं, फिर उसकी बोन मैरो बनना शुरू होती है। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं गंबोरों की, तो इसलिए हम बरसा की ही बात करेंगे। वो जो बरसा होता है वो दरअसल इसकी ताकत का एक ज़रिया होता है, उसके अंदर इसकी क़ुव्वत मदाफ़त बनना शुरू होती है चूज़ों की। तो अगर आप देखते हैं ना, जब आपका चूज़ा 28 दिन से ऊपर हो जाए, 28 से 39 या 40 दिनों के दरमियान हो, अगर किसी के फार्म के ऊपर चूज़ों को गंबोरों की बीमारी आ जाए तो गंबोरों में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसका मुंह खुलना शुरू हो जाता है चूज़े का। फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो मतलब मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि गर्दन नीचे की जानब झुका लेता है, अपने परों को वो खोल लेता है, जिसे ड्रूपिंग फैदर्स का नाम देते हैं। वो फीड की तरफ इतना नहीं आता, उसको बुखार तेज़ हो जाता है और आपकी ढेर सारी मोटेलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। उसको अगर ज़िंदा बर्ड को अगर मरा हुआ बर्ड है आपके सामने तो आप उसकी टांगों की बाहर वाला हिस्सा देखें, वहाँ पे ऐसे लगेगा कि जैसे इसको किसी ने चोट मारी हुई है, यहाँ पे इसे ज़ख्म हुआ पड़ा है, उस जगह पे खून इकट्ठा हुआ होगा। और अगर वो बर्ड मर जाए और आप मोटेलिटीज़ को खोलें, अमवात उसकी खोल के चेक करें, पोस्टमार्टम करें या डाइसेक्शन करें उसकी, तो वहाँ पे आपको जिस जगह पे वो मैंने आपको पहले बरसा बताया है, उस बरसा को आप खोलेंगे तो वहाँ पे अंदर जितना भी वो साहत होगी वो सारी खून से भरी पड़ी होगी। ढेर सारा खून लगा होगा उसके चारों तरफ पे। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ये बीमारी आ गई है गंबोरों वाली। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो आपका जब चूज़ा 13वें दिन का हो या 14वें दिन का, ना 12 दिन पे ना 15 दिन पे, या 13 या 14 दिन, इस दिन आपने गंबोरों का सबसे पहला शॉट देना है अपने बर्ड को लाइव वैक्सीन की सूरत में, यानी कि पानी में पिलाना है। और ये जो आप पहला शॉट इसको देंगे, इसमें आप या तो इस्तेमाल कर सकते हैं गंबोरो D78 या आप गंबोरो बर्सल वैक्सीन का, बर्सल डिजीज़ वैक्सीन के लिए आप यूनिवैक्स BD इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब आपका बर्ड इंटर होता है 22वें या 23वें दिन पे, वहाँ पे आप बर्ड को गंबोरों का एक दूसरा शॉट देते हो और उसमें आपको जो है ना, या आप इस्तेमाल कर सकते हो उसमें गंबोरो 220E 228E, ये 2 शॉट। इसके अलावा जब आपका बर्ड 15वें या 16वें दिन में दाखिल होता है तो उस वक्त आप उसको एक किल्ड वैक्सीन भी लाजमी देते हो, टीका देते हो, ND IB IBD का, इन तीनों का इकट्ठा यानी कि 3 कम्बो एक किल्ड वैक्सीन बर्ड्स को दी जाती हैं।
तो ये मैं इस बारे में बताता चलूँ कि गम्बोरों की वैक्सीन्स अब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ये ऐसा होता है हमारे मुल्क के अंदर भी और बाकी ममालिक में भी ये चीज़ हो जाती है। इसलिए अपने परिंदों को महफूज रख लेना वक्त से पहले ही। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वैक्सीन दरअसल चीज़ क्या होती है, वैक्सीन असर कैसे करती है और उसका सारा लाहा अमल क्या होता है। हमारे जिस्म के अंदर, जानवरों के जिस्म के अंदर, परिंदों के जिस्म के अंदर और चूज़ों के जिस्म के अंदर भी खून की मिकदार तो मौजूद होती है और उस खून की मिकदार के अंदर पूरा एक मदाफ़ती निज़ाम होता है जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। वो एक डिफेंस, बॉडी डिफेंस सिस्टम होता है जो जिस्म को जरासीम से, बाहर से आने वाली एंटीजेंस यानी मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, महफूज रखता है। तो उसके लिए ये होता क्या है, ये सारा अमल ऐसे बनता है कि जिस वक्त आप वैक्सीन देते हैं, ये लाइव वैक्सीन पानी वाली, ये गम्बोरों की ही बात कर लें तो इस लाइव वैक्सीन के अंदर गम्बोरों का वायरस मौजूद होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत में मौजूद होता है। वो वायरस इतनी कमज़ोर हालत में मौजूद होता है कि वो जैसे ही जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो खून के अंदर जो के सेल मौजूद होते हैं, किलर सेल्स जो मौजूद होते हैं, वो उस वायरस को घेर लेते हैं। चूँकि वो कमज़ोर हालत में, और किलर सेल्स जो हमारे जिस्म के हैं, जो चूज़ों के जिस्म के हैं, वो ज़रा ताकतवर हालत में होते हैं, तो वो फौरी तौर पे उस वायरस को घेर लेंगे जो आपने वैक्सीन की सूरत में दिया है और उसको घेर के उसको मार देंगे। मारने के बाद क्या होता है कि वहीं के सेल्स के साथ साथ उधर उसी जगह पे एम सेल भी मौजूद होते हैं जिनको मेमोरी सेल्स इंग्लिश में कहते हैं और जिनका मतलब है यादाश्त रखने वाले खुलिये। वो जो यादाश्त रखने वाले खुलिये होते हैं वो इस गम्बोरों के वायरस का शिनाख्त कर लेते हैं और फिर उसकी यादाश्त रख के वहाँ पे अपने जिस्म के अंदर एक ऐसा बैरियर बनाते हैं, एक इस तरह का यानी कि ब्रिज या पुल समझ लें आप, वो बनाते हैं कि दोबारा अगर कुछ अरसे के बाद, मसलन जब आपका बर्ड 28-29 दिन का हो और 40 दिन के, 28 से 40 दिन के दरमियान हो, अगर ये वबा फूट जाए, अगर गम्बोरो कहीं पे आ जाए, तो आपके फार्म पे अगर ये गम्बोरो आती है तो आपका जो परिंदा है, चूज़ा है, वो आपने उसको पहले ही हिफाजती टीके, ये दवाई दे दी है उसको हफाजत के तौर पे। अब उसके अंदर एक बैरियर बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, उस पुल को ये गम्बोरो का वायरस क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मेमोरी सेल्स ने एक दीवार खड़ी की हुई है और वो वायरस, वो वबा जो होगी किसी भी सूरत आपके परिंदों में दाखिल नहीं हो सकती। ये पूरा एक तरीकाकार होता है वैक्सीन का। इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, चाहे आप लाइव वैक्सीन की सूरत में दे रहे हों या किल्ड वैक्सीन की सूरत में दे रहे हों, और एक बार जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो उसके बाद फार्मर के चूज़े, उसके परिंदे इन बीमारियों से, इन वबाओं से महफूज रह जाते हैं। तो ये इसका सारा प्रोसीजर होता है। वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है, पहले दिन से लेके कम अज़ कम उसके जो ना 1.5 महीने तक ये बड़ी ज़्यादा सारी वैक्सीन आपको करनी होती हैं अगर आप अपने चूज़ों को, अपने परिंदों को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं माहौल से। बीमारियाँ किसी भी जगह पे आ सकती हैं, वबा किसी भी जगह पे फूट सकती है। आपके और हमारे हाथ में क्या है कि हम अपने चूज़ों को वैक्सीन के ज़रिए, अपनी अच्छी मैनेजमेंट के ज़रिए, अपनी ज़बरदस्त बायोसिक्योरिटी के ज़रिए और बेहतरीन जो तरीक़ेकार के तहत, बेहतरीन अच्छी प्लानिंग के तहत हम सारे माहौल को मेंटेन रखें, उनको बीमारियों से महफूज रखें। इसके अलावा जब आप गम्बोरों की वैक्सीन कर रहे हो तो वैक्सीन करने के फ़ौरन बाद आपने जो उससे अगला पानी अपने बर्ड्स को देना है, उस पानी के अंदर अपने विटामिन के, ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन उसमें शामिल होने चाहिए जो कि एडक की फार्म में होते हैं। साथ आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी देते हो जिसमें ढेर सारे मिनरल्स वगैरह और अमाइनो एसिड शामिल है, वो आप चीज़ें देते हो। इसके अलावा आपने गम्बोरों में चूँकि थोड़ा सा, जब आप वैक्सीन गम्बोरों की देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ऊपर की जनब होता है। तो उस सूरत में कोई ना कोई एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार के लिए काम करने वाले कोई ना कोई ऐसा सिरप, कोई मेडिसिन आपको लाजमी देनी चाहिए जिसमें पैरासीटामोल हो या ब्रूफिन हो या एरिनेक्स सिरप हो। ये आप उसको शुरू में पहले दिन पे उसको 1-1 की रेशो के साथ चलाएं, उससे अगला दिन जब आए उसको 1-2 की रेशो से चलाएं, और जब आपका बर्ड स्टेबल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो फिर उसके बाद आप इसको 1-3 या 1-4 की रेशो से भी चला सकते हैं। ये जब भी आप वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन के बाद आपने ये कोशिश करनी है कि किसी भी किस्म का आप कोई और फार्म के ऊपर स्ट्रेस ना दें। अगली वैक्सीन जब आपने करनी है तो कम अज़ कम 48 घंटे का, मिनिमम 48 घंटे का, वैसे रिकमेंडेड है 72 घंटे तक आप उसको और कोई एक्टिविटी ना करें। पहले आपने, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपने डिबीकिंग की थी, डिबीकिंग करने के कम अज़ कम हमने कोई 62 आवर्स के बाद, आइडियल तो 72 आवर्स था, 62 आवर्स के बाद अब हम इसको गम्बोरों का पहला शॉट दे रहे। फिर इसके बाद 3 दिन के बाद इसको किल्ड फार्म में गम्बोरों का शॉट एक और लगेगा, और फिर उसके बाद 22वें दिन पे जाके या 23वें दिन पे जाके इसको एक और शॉट लगेगा गम्बोरों का, और बर्ड आपका मुकम्मल तौर पे गम्बोरों से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार होते हैं बर्ड की बीमारियों से खिलाफ़ या उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए जब भी आपने ये पानी पिलाना है गम्बोरों वाला, वैक्सीन वाला, तो उससे पहले कम अज़ कम आपने 1 घंटे की प्यास देनी है अपने बर्ड को।
और प्यास देने के दौरान आपने उसको फीड ज़्यादा से ज़्यादा खिलानी है और कोई किसी किस्म का तनाव हाउस में नहीं रखना। फ्रेश एयर हवा में फ्रेश एयर चलती रहनी चाहिए हाउस के अंदर। और आपने ऊपर जो वाटर टैंक्स हैं आपके नीचे जो पाइपलाइंस आती हैं उनको आपने अच्छी तरह से फ्लश करना है, अच्छी तरह से सफाई करनी है। फिर उसके बाद आपने ये गंबोरों की वैक्सीन उसके अंदर चलानी है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की ये बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी प्रैक्टिस करूँ वो मैं आप तक पहुँचाऊँ